जीएसटी की इतनी बात हो रही है तो अभी क्योंकि जीएसटी पे बड़ा चेंज आ ही रहा है और माना ही जा रहा है सीमेंट है 28 से 18 में आ जाएगी, बहुत सारे और बिल्डिंग मटेरियल होंगे जो कि लोअर जीएसटी स्लैब में जाएंगे, 2 ही जीएसटी स्लैब रह जाएंगे। तो क्या इससे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में नरमी आएगी उसका मतलब मैं मानूं अफोर्डेबल पे इम्पैक्ट आएगा, पास ऑन होगी या आपको थोड़ी जो सहूलियत मिलेगी फिर उससे मार्जिन्स की जो बात हो रही है उसमें आसानी होगी और वो लिमिट में आएंगी चीज़ें? उसमें क्या होगा, मेरे हिसाब से उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों, मैं बताता हूं। क्योंकि मेजॉरिटी डेवलपर्स कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो उनको 18% ही लगता है। और जो बना रहा होगा फाइनली उसकी कॉस्ट नीचे कॉन्ट्रैक्टर आएगी। को क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर को जो उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है और उसमें ये जो हमसे पैसा मिलता है, तो उसको अगर हमसे पैसा ज्यादा मिला है तो 100% उसको उतना ही भरना पड़ता है, क्योंकि हमको तो 18 ही लगने वाला है। सारा हमारा स्लैब, जब तक हमारा स्लैब 18 से कम नहीं होगा। लेकिन मुझे जो रॉ मटेरियल खरीदना है पहले 100 रुपए का आ रहा था, अगर वो 70 रुपए या 60 रुपए हो गया तो वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट ही नीचे चली गई, वो तो होगा। मेजर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, सीमेंट है ना, सीमेंट अगर आप हकीकत में एक चीज पकड़ो, सीमेंट आज आपको पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, अगर समझो हमारी 3-3.5 हजार की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, उसमें सीमेंट की कॉस्ट होती है हार्डली 8 to 10%, उससे ज्यादा नहीं होती है। पर बाकी स्टील और तमाम तरह के स्टील आज भी 18% पे ही है। नहीं, अगर वो कम होता है, अगर उसमें कोई गुंजाइश कम होगा तो 100% होगा ना, तो उसका बेनिफिट होगा ही। हाँ, खास तौर पे मैं अफोर्डेबल में इसलिए बात कर रहा हूं कि एक और रिपोर्ट थी, आई थिंक सर मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहूंगा कि क्योंकि इन्होंने बताया सर, हमको अफोर्डेबल हाउसिंग में जीएसटी जो 18 के बजाय 12% लग रही थी कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू में। ये सितंबर 2023 में एक सर्कुलर सरकार ने निकाल दिया, क्योंकि ये हमको एक एडिशनल बेनिफिट दिया था अफोर्डेबल वाले को, वो बेनिफिट सरकार ने विड्रॉ कर लिया। जैसे ही विड्रॉ कर लिया, कितनी प्रोजेक्ट जो ग्रीन में थे वो येलो, ऑरेंज में और रेड में आने लग गए। ये हालत हो गई है। हालांकि वंस अगेन अगर ये अफोर्डेबल में चाहते, जैसे मैंने बताया है कि सरकार भी चाहनी चाहिए, अगर सरकार चाहे अफोर्डेबल के लिए, क्योंकि हमारे लिए एज अ डेवलपर चाहिए, हमारे लिए तो ये बिजनेस है। बिजनेस में जहां हम पैसे कमाएंगे वहीं हम करेंगे, जो पैसे नहीं कमाएगा तो उसमें बिजनेस करके कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमको लैंड कॉस्ट सेम पड़ती है, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट सब कुछ सेम है, और वहां पर तो फिर वो आदमी, अगर आप उसको एडिशनल इंसेंटिव दो तो ही वो मकान करेगा ना, बिजनेस में आएगा। तो गुलाम साहब, ये बात कितनी जायज है? कई प्लेटफॉर्म्स पे मैं सुन चुका हूं कि आफ्टर ऑल रियल एस्टेट एक बिजनेस है और बाकी जो भी डेवलपर्स हैं, चाहे कॉर्पोरेट हो चाहे सिंगल एंटिटी हो, वो सब बिजनेस कर रहे हैं और डिमांड ही लग्जरी की आ रही है, मार्जिन्स वहां पर ज्यादा हैं तो वो बना रहे हैं और अफोर्डेबल अपने आप पीछे जा रहा है। तो अब उस सेंस में अगर पकड़े तो बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन क्या वो सेंस सिर्फ उतना ही है? देखिए, इस चीज़ का मवाजना, कंपैरिजन मैं करना चाहूँगा मोबाइल फ़ोन से। एक शख्स थे जिन्होंने एप्पल नाम की कंपनी शुरू की थी। उन्होंने कहा था, आप नहीं जानते कि आप क्या चाहते हो, मैं आपको बताऊंगा आप क्या चाहते हो। और उन्होंने फिर ये आईफोन, आईपैड, दुनिया भर के प्रोडक्ट्स निकालने शुरू किए और लोगों ने ख़रीदना शुरू किया। लेकिन ये भी समझना ज़रूरी है कि जब वो आईफोन, आईपैड वगैरह बन रहे थे, तब शॉमी और दुनिया भर के जो लो एंड प्रोडक्ट हैं वो भी बन रहे हैं। समवेयर ये लॉजिक, ये तर्क रियल एस्टेट पे आके थम जाता है। यहाँ पर हमें बिल्कुल यही लगता है कि हम सारे के सारे स्टीव जॉब्स हैं, हम सब आपको बताएंगे आप क्या चाहते हो, हम वो बनाएंगे जो हमें अच्छा लगता है और आप वो खरीदोगे। यहाँ आके ये मसला खड़ा हो जाता है। और वहीं पर आज सारा जो डिस्कशन है वहीं पर तो शुरू हुआ कि वो लो एंड मोबाइल फ़ोन रियल एस्टेट को कंपैरिजन में क्यों नहीं आ रहे। 5 एक्सक्यूजेज हैं, जीएसटी भी एक्सक्यूज है, सिंगल विंडो क्लियरेंस भी एक्सक्यूज है, दुनिया भर के हैं। विल नहीं है, उस चीज़ का जो फुकदान है, उस चीज़ की जो एब्सेंस है, उस चीज़ पर मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि भाई, आप लग्जरी हाउसिंग को आपने इतना घसेड़ डाला है, उसको इतना ओवर यूज़ कर लिया है, अभी थम जाओ। अभी अफोर्डेबल हाउसिंग भी उतना ही बड़ा है। एफएमसीजी कंपनीज भी हैं जो 10,000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू कर रही हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने में। हाँ, मार्जिन की तंगी हो सकती है, पर उसी चीज़ को, इसीलिए तो आप बिजनेसमैन हो ना। गुलाम जिया बिजनेसमैन क्यों नहीं है, गुलाम जिया डेवलपर क्यों नहीं है? क्योंकि सारी चीज़ें संभाल नहीं सकता। इसको मैं थोड़ा एक कॉन्टेक्स्ट में आपसे भी पूछूं कि जब मुझे याद पड़ता है कोविड के पहले का पीरियड, वो 3-4 साल और पकड़ लीजिए, अब मैं उस दशक को ही मानूं जो 2011 से आया 2020 तक, तो हाउसिंग बहुत खिंच के चली और तमाम बड़े ब्रांड्स, तमाम बड़े लोग जो लग्जरी के आइकॉन हैं वो भी अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते थे, जैसा आपने बनाते थे, बनाते भी थे।
तो वो भी एक बिजनेस शायद हो रहा होगा कि भाई मकान बिक ही नहीं रहा महंगा वाला, तो मैं यही बनाऊं, यहीं से निकालूं, कितने ही पतले मार्जिन हो, कितने थिन मार्जिन हो, चलेगा। लेकिन अब बिकने लग गया, तो अब तो भाई मैं एक 20 करोड़ का बेच दूं या 5 करोड़ का बेच दूं, और मैं 50-50 लाख के 100 बेचूं, तो इतनी मगजमारी कौन करेगा? मेरा बिजनेस सेंस तो यहां लग रहा है। फिर उसको कैसे समझे? देखिए, मार्केट जैसा हमने शुरुआत की थी जहाँ से कि लोगों के पास पैसे तो हैं, पर ये जो मकान ख़रीद रहे हैं, और इस चीज़ को धीमे धीमे, शुरू में इस चीज़ को समझने में थोड़ी सी तकलीफ हुई थी। हमारा भी तर्क यही था कि इन्वेस्टर्स मकान नहीं ख़रीद रहे हैं, लेकिन वो चीज़ तब्दील हुई है। इस समय इवन बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट से भी कम 20 से 30% मकान इन्वेस्टर ख़रीद रहा है। और इस चीज़ पर वंस अगेन आई एम श्योर रिकॉर्ड पे होगा, कुलदीप जी का ये तर्क था, हमारे आईएएस ऑफिसर जो महुआ के सेक्रेटरी हैं, उस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कहा था, जो चीज़ मेरे समझ में नहीं आती, कि आप जो इतने मकान लग्जरी के बना रहे हो, जहाँ डिमांड नहीं है वहाँ बना रहे हो, जहाँ डिमांड है अफोर्डेबल, वो क्यों नहीं बना रहे हो? यही सवाल था। और यही सवाल है, इस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आप जो लग्जरी बना रहे हो, आप पूछें कि ये डिमांड आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? कहीं कोई ऐसी बयाज है, कहीं कोई ऐसी जर्नल है जो आपको बता रही है कि आप 70,000 मकान अफोर्डेबल अपना लग्जरी हाउसिंग के बेच लोगे मुंबई में, पर आप तो बना रहे हो। ये है मसला। मसला ये है कि हमने लग्जरी हाउसिंग को इतना ओवर एग्जैजरेट कर दिया, इतना ग्लैमराइज कर दिया है कि जब खुदा न खास्ता अगर ये टाइम चेंज होगा तो इतनी बुरी तरह से गिरेगा कि खौफ है कि शायद जो इससे पहले हमने सब प्राइम क्राइसिस देखा था, वो लग्जरी हाउसिंग वो ले आ सकती है। वो बात तो देखिए हमने भी की, और राजन साहब आपको भी चाहूंगा कि मैं हाँ, एक सवाल के साथ आ जाता हूँ आपके इजाजत से। इनको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिससे सारा मसला शायद ये हो जाएगा। ये अफोर्डेबल किसको मानते हैं? अफोर्डेबल की डेफिनेशन क्या है? अब देखिए, एक तो सरकारी नहीं, डेफिनेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक आरबीआई की उन्होंने नई डेफिनेशन बना दी। क्या हो रहा है? मैं ये जवाब देंगे तो अच्छा है, वरना मैं बिल्कुल दूंगा, दो आप। बिल्कुल दूंगा भाई। और चूंकि इसे भी एक और एक्सक्यूज है ये कि डेफिनेशन के पीछे छुपे हुए खड़े हैं लोग कि भाई डेफिनेशन क्लियर नहीं तो हम कैसे बनाएं अफोर्डेबल हाउसिंग। चलिए अब जिक्र करते हैं, हम जो जिन मकानों की बात कर रहे हैं, ये जो टॉप के 8 शहरों के मकानों का जिक्र हो रहा है, ये सारे के सारे 50 लाख से ऊपर के मकान हैं। ठीक है, ठीक। और कम से कम 50% ऑफ दैट जो है वो 2 करोड़ से ऊपर के मकान हैं। हाँ, अब आप ये बताएं कि जो शख्स 50 लाख का मकान चाहता है, उसकी सैलरी, उसकी सालाना आमदनी 10 लाख होनी चाहिए। 5 × 5x इज व्हाट आपके होम लोन, आपकी अफोर्डेबिलिटी × 5x होती है। और अगर आप 2 करोड़ तक आ गए तो आपको 50 लाख 40 लाख की सालाना आमदनी वाले लोग चाहिए। अब ये चीज़ कितनी मुश्किल है ये समझना कि हमारे मुल्क में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 10 लाख से ऊपर है, और कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 40 लाख से ऊपर है। सब जानते हैं। डेटा पूछ रहे हो आप मुझसे, अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन पूछ रहे हो, अरे डेफिनेशन सामने है। 50 लाख के मकान बनाइए, 25 लाख के मकान बनाइए, 10 लाख के मकान बनाइए। सर नहीं बनती है ना, आप समझे नहीं। सर बन रही है। नहीं सर, तो अगर बन रही है तो फिर अपन ये शो में बैठ रहे हो, वो गलत है। कम बन रही है। नहीं वही है, देखिए हमने कहा ना 1.25 करोड़ तक बन रही है। आप समझे नहीं ना, गैप 1 करोड़ का है। वही तो आप जो समझ रहे हैं, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2019 में जो मकान आपको 40 लाख में मिल रहा था, वही मकान आज इन्फ्लेशन सी लैंड के प्राइसेस तो बढ़ते गए। आप देखो, ये वापस मेरे को बोलेंगे कि सरकार को हम ब्लेम करते, यहाँ पे तो सरकार हमारी बेनिफिट कर रही है। हर साल लैंड प्राइजेस आप कहीं पे भी जाओ 10 से 15% ये साल पर आपकी बात मान ली तो वो 80 लाख वाले भी या नहीं, मैं लैंड प्राइस पर एक बहुत उम्दा गुफ्तगू करना चाहता हूँ, इनका तर्क मुकम्मल होने दीजिए। एक मिनट, लैंड प्राइजेस बढ़ रहे, बाकी सारे प्राइजेस बढ़ रहे, लेकिन जब इन्होंने इनकी जो लिमिट है, ये लिमिट अगर नहीं बढ़ाएंगे ना, तो ये चीज है ना जो आप जो बोल रहे हैं ना कि अफोर्डेबल नहीं बन रहे, अफोर्डेबल बन रही है, लेकिन इतना ही है कि क्योंकि मकान उतने ही बन रहे पहले जो बन रहे। मैं आपको मेरे कंपनी का एग्जांपल दूं तो आज हमारे यहाँ पर भी हम लोग 60% 1 बेड बनाते, 60%, क्योंकि वो तुरंत बिकता है। आज जो चीज बिकता है वही बनाएगा ना आदमी, नहीं बिकेगा तो क्यों बनाएगा? अगर मैंने आज 5 करोड़ के मकान बनाए, अगर यहाँ से आज फॉर एग्जांपल थाना स्टेशन से अगर वो 10 किलोमीटर लंबे पे मैंने 5 या 10 करोड़ के मकान बनाऊं, सर कोई नहीं खरीदने वाला है। 5 और 10 करोड़ के मकान बनते कितने? 10-20 मकान बनते सर। जो लग्जरी ये लोग जो सब बात कर रहे हैं ना, लग्जरी अब कहाँ बनी है? बॉम्बे में नो डाउट द प्राइजेस हैव गॉन अप। अब वो आदमी, आप एक चीज समझो कि अगर बंदा आके खरीदता है तो उसमें डेवलपर की गलती क्या है? आज ये लोग बोल रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं, क्योंकि आज जब हमारे को जो प्रॉब्लम हुआ तब तो कोई नहीं है।
दाम नीचे गिरे, जो भी हुआ, या आज क्या होता है कि इट इज बेसिक, आप समझो डेवलपर में दाम बढ़ा है, लोग चिल्लाते, शेयर मार्केट ऊपर जाता है कोई कुछ नहीं बोलता है, शेयर मार्केट नीचे आता है कोई कुछ नहीं बोलता, नहीं ये तो ट्रेडिंग है। जहां पर आपको लग रहा है क्या हुआ है कि ये डेवलपर है ना, ये मैं तो बोलता हूं ना कि हम एक गाय हैं, जो चाहिए ना तो, जो चाहिए वो आकर जो मन मर्जी आए मुझे लग रहा के है जावे। शेयर मार्केट से तो तुलना अलग हो जाएगी, क्योंकि वो जगह ही अलग है, वो स्पेकुलेशन मैं की जगह है। एग्जांपल हाँ दिया जी, आपको। ठीक है। तो ये एक चीज है जो आपकी बात अगर मैं मान भी लूं कि जो 45 लाख का था वो आज 70 लाख का हो गया, 80 लाख का हो गया, लेकिन वो वाले भी क्या बिक रहे हैं या वो वाले भी बन रहे हैं? उस सवाल का जवाब देने से पहले हाँ, मैं वो जमीन वाली बात आप कर रहे थे। इन्फ्लेशन पर थोड़ा सा टिप्पणी करना चाहता हूँ। जिस चीज़ इन्फ्लेशन का जो जिक्र हो रहा है कि दाम बढ़ गए, दाम बढ़ गए, दाम बढ़ाने का जिम्मेदार कौन है? सबसे पहली चीज़, और ये चीज़ शायद सभी जानते हैं कि कम से कम मुंबई जैसे शहर में कम से कम 50% ऑफ योर कॉस्ट इज़ लैंड कॉस्ट, करेक्ट? 50% के आसपास लैंड कॉस्ट है। लैंड कॉस्ट में इन्फ्लेशन सरकार के हाथ में है? नहीं। किसके हाथ में है? डेवलपर के हाथ में। और कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। यही लैंड जो आज से 5 साल पहले ये 300 करोड़ में नहीं खरीद रहे थे, आज वो 500 करोड़ में खरीद लेंगे, 800 करोड़ में खरीद लेंगे। क्यों? कि अब उनको दिखाई दे रहा है कि ये जो पहले मैं 20 लाख के मकान बेच रहा था, अब 1 करोड़ के मकान बेच रहा हूं, तो मेरा मार्जिन बढ़ गया, तो मैं उतना जो बचा उसका मार्जिन मैं लैंड में दे दूं। देखिए, वैल्यूएशन ऑफ लैंड सिंपल, आई एम अ वैल्यूअर, मैं आपको समझाऊं वैल्यूएशन, लैंड की वैल्यूएशन कैसे होती है। लैंड की वैल्यूएशन आप देखते हो कि अगर मेरा मकान, मैं 20 रुपए का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, 5 रुपए की सेलिंग कॉस्ट है, ये 25 रुपए हो गए, और चलो फाइनेंस कॉस्ट लगा दो 5 रुपए, 30 हो गए, मेरा प्रॉफिट 20 रुपए। अगर 100 रुपए मकान बिकने वाला है तो मैं 50 रुपए लैंड के लिए दे सकता हूं। इसे रेसिडुअल मेथड ऑफ वैल्यूएशन कहते हैं, और ये एस्टैब्लिश ग्लोबली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन मेथड है, और ये मेथड सबसे बड़ा जिम्मेदार है लैंड वैल्यूएशन ऊपर जाने का। तो दे कौन रहा है लैंड वैल्यूएशन ज्यादा? बिड कर करके 5-5, 6-6 डेवलपर्स लगे, अच्छा तुम 30 करोड़ दे रहे हो, मैं 50 दूंगा, तुम 50 दे रहे हो, मैं 100 दूंगा। ये बिडिंग के कारण वैल्यूएशन ऑफ लैंड जैकअप हो रही है। कह दें इनसे कि अगर मुझे झूठा साबित करें, मैं प्रूफ के साथ आपको बता दूं कि लैंड वैल्यूएशन के ऊपर जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स जिम्मेदार है, वो है बिल्डर। और अगर आप उसको भी ये तर्क के तौर पर इस्तेमाल करें कि ये वैल्यू, अरे आप ही के कारण तो गई है वैल्यू। चलिए, कमोडिटीज़ हैं, स्टील, सीमेंट, इनको मैं समझ सकता हूं कि ये आपके हाथ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम हो रहा है, ज़्यादा डिमांड हो गया तो वैल्यू, सीमेंट की वैल्यू ऊपर चली जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन रियल एस्टेट, लैंड की कीमत किसी और के हाथ में नहीं है, केवल डेवलपर के हाथ में। और सेलर, अगर मैं सेलर हूं, मैं तो हूं भाई, मैं तो चाहता हूं कि मुझे मेरे लैंड की वैल्यू अच्छी मिले, तो अगर आज 100 रुपए है तो मैं 120 मांगूंगा। पर जब कोई देने वाले 130, 140 देने को तैयार हो गए तो मेरी भी क्या दिक्कत है, मुझे भी क्या, मेरा क्या उसमें प्रॉब्लम है? मैंने जो बोला ना गाय, देखो यहाँ पे वो सेलर, सुनो मेरी बात जी जी, सेलर बोलता है नहीं कोई गलती नहीं है क्योंकि 100 क्यों 120 मांग रहा है, बोला कोई गलत नहीं है सर। आज मेरे लिए रॉ मटेरियल क्या है? लैंड है, बराबर है। मेरे को लैंड के बगैर मैं बिल्डिंग हवे में तो नहीं बना सकता हूं ना। अनफॉर्चुनेटली डेवलपर जो पेशे में आता है ना, जैसे मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ पे कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है वो ये है कि रिस्क एपेटाइट, जो आदमी कर सकता है। क्यों? कोई आज डेवलपर के लिए कोई बैरियर नहीं, आप भी डेवलपर बन सकते, आपका कैमरामैन भी बन सकते, ये भी बन सकते, कोई बैरियर नहीं। क्यों नहीं बन रहे आप लोग? आप नहीं बन रहे हो, और आप जो हम लोग आज एक साइड में ये बोल रहे हैं नेशन बिल्डिंग, उसको ही ये लोग बोलते कि नहीं सबसे बड़े जिम्मेदार हम हैं। देखो किसी को भी, हमको थोड़ी शौक है कि सर जो 50 करोड़ में मिलता होगा तो हम 100 करोड़ में, हम इतने पागल नहीं है सर। पर जो लैंड वाली बात वो बता रहे हैं, वही लैंड वाली ये बोल रहे हैं कि हम बढ़ा रहे, हम नहीं बढ़ा रहे। वो तो मार्केट सिचुएशन होती है कि जो जब 300 करोड़ में जमीन हमने नहीं ली, क्यों नहीं ली? तब हमको वो प्रॉफिटेबल सेंस नहीं लगा। जिसने भी ली, मैं नहीं ले रहा हूं, जिसने भी ली फॉर एग्जांपल, तो उसको 300 करोड़ में, लेकिन जब वो 1000 करोड़ हुई उसको लग रहा है सेंसिबल, क्योंकि मार्केट में उसको लग रहा है कि आज की तारीख में उसका दाम मिलने वाला है, क्योंकि वो तो बिजनेस है ना सर। बिजनेस में क्या गलत है? आज हम वही, मैंने जैसा, आप वापस मुझे यहाँ टोकोगे कि मुझे लग रहा है कि ये शेयर मार्केट बढ़ने वाला है, मैंने उसको खरीद लिया और शेयर मार्केट बढ़ गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने लैंड खरीदा और लैंड में मैंने प्रॉफिट किया, तो बोला नहीं ये डेवलपर गलत है। ये क्या हुआ है पता है कि डेवलपर एक शब्द ऐसा हुआ है कि जो भी आए ना, पंचिंग बैग है, आके पंच करके चले जाए। क्योंकि एक और शो हमने किया, और ये मैं बता दूं क्योंकि ये शो टीवी पे भी जाता है और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जाता है, तो लोग उसमें कमेंट बहुत करते हैं, इसलिए सीधा संवाद उनसे होता है। तो एक शो जो यही वाला कि शायद अनुज पुरी साहब थे उस शो के ऊपर, और दूसरे शख्स मुझे याद नहीं आ रहे, तो वो बात कुछ यही निकली कि मार्जिन्स पे बात चली गई।
तो वहां पर लोगों ने नीचे लिख के, मतलब शायद 1000 के ऊपर कमेंट आया होगा कि मतलब वो सिंगल डिजिट मार्जिन है, लिस्टेड कंपनियां हैं, कहाँ है इतना प्रॉफिट। लेकिन लोगों ने कहा कि इतना ब्लैक लेते हैं कि वो दिखेगा कहाँ। अब मैं आपसे ही पूछूं या आपसे पूछूं कि फिर वो कंपोनेंट भी है जिसका लोग, मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद ने मकान खरीदे, पैसे दिए होंगे, अपना दर्द लिख रहे थे। मैं आपको बताता हूँ कि अफोर्डेबल सेगमेंट जहाँ पर है, जो जैसे बोलते हैं ना सैलरीड वर्क, वहाँ पर तो ब्लैक टोटली बंद हो गया है। अब बाकी सेक्शन में काफी हद तक आई एग्री, क्योंकि देखिए एक चलो चीज है पहली बात कि पे एग्री किए नहीं, बहुत बातें हैं। बाकी सारे में नहीं एग्री किए। होम लोन अगर आपको लेना है जी। अगर मैं होम लोन लेना चाहता हूं तो मैं तो कोशिश करूंगा कि 100%, बल्कि एक वक्त था मुझे याद है होम लोन के लिए आपको 120% तक के मिल जाया करता था, जिसमें आप होम इम्प्रूवमेंट और फलाना ठिकाना स्टैम्प ड्यूटी ये वो लगा के आप करते थे। तो वहाँ पर ऐसे माहौल में जहाँ पर आपका एंड यूज़र होम लोन का सहारा चाहता है, होम लोन की बैसाखी के बगैर मकान खरीदना मुकम्मल ना हो, वहाँ पर कैश कंपोनेंट तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और हायर एंड पे हायर एंड पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, उसमें बंदेलकर जी बताएं। सर पहली बात तो मैं हाई एंड नहीं बनाता हूँ। पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, वो क्या होता है कि बायर और सेलर के अंदर जो भी आज जो रेशो क्या होता है क्या नहीं होता है। हालांकि आज पोस्ट डीमोनेटाइजेशन जो पहले था एक जमाने में बहुत था, क्योंकि आज क्या हो गया, आज रेरा आया है, बैंक की फाइनेंस आ गई, सारी चीज आ गई। ये मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी ना के बराबर है, लेकिन बहुत ही हद तक कम हो गया। ठीक और है। इसमें सेकेंड थिंग एक सेकेंड चीज बोलना चाहता हूँ। इन्होंने जो बोला ना सर, एक हाथ दूसरी लैंड जो है ना ऑक्शन में किसी ने या कोई बिड करके जो लेता है, बाकी आप मेजॉरिटी डील देखो इंक्लूडिंग गोदरेज जो इन्होंने नाम लिया, ये लोग सारी लैंड आजकल जीवी में करते, कोई लैंड खरीदने नहीं जाता है। क्योंकि क्या हो गया कि लैंड एक कमोडिटी है कि दिन बर दिन कम होती जा रही है। हम तो दुबई जैसे कहीं रिक्लेम तो नहीं कर रहे, लैंड नहीं बनने वाली है। तो अगर आपको जिस एरिया में एक आध किसी की लैंड बची है तो उसको तो पता है कि मैं ये लैंड एक ही है और खरीदार 100 है, तो उसका तो मैक्सिमम मोनेटाइजेशन वो करने ही वाला है। अब उसमें हमारे में से 100 में से एक सिकंदर निकलता है कि वो खरीदता है और वो फिर दूसरे दिन आप लोग, मतलब सॉरी टू टेल यू दैट, हेडलाइन दे देते कि आपने इतने करोड़ में एक मकान बेच दिया। अभी वो बीच में ये 750 करोड़ बराबर है। तो वो एक चीज पे वो हो गया है कि भाई क्या बोलो बस। और उसके बाद में तो सब लोगों को लगता है कि क्या है कि ये जो न्यूज आती है ना, इसमें आम डेवलपर को लगता है यार मैं भी थोड़ा कम में बेच रहा हूं, मेरे भी थोड़ी भाव बढ़ा दो। अच्छा क्विकली, क्योंकि समय अब करीब करीब 1 घंटा होने आ गया, मार्जिन्स पे जरा सी बात कर लेता हूं। ये वेफर थिन मार्जिन्स और ना के बराबर मार्जिन्स, इसकी सच्चाई क्या है? ये आज सब लोग, बहुत लोग लिखते हैं कि मार्जिन की इतनी बातें होती है, सब ये मानते हैं कि डेवलपर्स बहुत पैसा कमाते हैं, आधा प्रोजेक्ट बेचने के बाद हर फ्लैट जो है उनकी जेब में जाता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? सर इसमें डेवलपर हकीकत में मैं मानूं कि सिंगल डिजिट के ऊपर कोई नहीं कमाता है, आप मानो या ना मानो। तो आप बोलोगे कि इस धंधे में, क्योंकि इस धंधे में टर्नओवर है। आप समझो मेरी बात, क्योंकि अगर आप समझो हमने एक मकान भी बेच दिया, अगर वो करोड़ या 1.5 करोड़ का है, तो 1 करोड़ का टर्नओवर तो उसका महीने का उसी महीने में हो गया। जैसे आज हमारे यहाँ पर बोलो तो टर्नओवर बहुत बड़ा होता है, तो जिसके हिसाब से आपको वो बोलता है ना कि वो बाकी बिजनेस से ये बिजनेस अच्छा लगता है। नो डाउट जब दाम बढ़ते, बोलते हैं ना तेजी आता है, 100% डेवलपर कमाते, वो तो पीरियड होता है, वो पीरियड में जिसकी किस्मत में वो कमा लिया। लेकिन हमारा क्या, हमारा जो साइकिल चालू ही रहता है, जैसे बोलता है ना कि हम लोग समुद्र के वेव्स होते हैं, तो वो हिसाब से हमारी इंडस्ट्री चलती है। तो जब नीचे जाता है तो जिसने कमाया वो नीचे जाते हो, वापस वो लेवल पे आ जाता है। ये बेसिक बोलने जितना ये नहीं है जी। इसमें बिल्कुल इस बात से भी आगे एक और चीज़ इसमें आपसे इत्तेफाक रखता हूँ कि ये जो साइक्लिसिटी है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जब चंद बड़े डेवलपर्स का अगर आप जिक्र करें, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो शायद निरंजन जी 50 साल से इंडस्ट्री में हैं, उन 50 सालों में उन्होंने कम से कम 3 से 4 तो साइकिल देखे हैं। उनमें कम से कम 2 से 3 बार बहुत ही नाजुक हालात से भी गुजरे हैं। हर डेवलपर जब वक्त बुरा होता है तो बुरे हालात से गुजरता है, इस चीज़ से कोई दो राय नहीं है। पर इसी के साथ एक और चीज़ भी जिक्र करनी बहुत इम्पॉर्टेंट, वो ये है कि अगर आज एक वक्त था शायद आज से 6 साल पहले, एक सर्टन परसेंटेज ऑफ डेवलपर या तो ऑलरेडी जेल में थे या किसी न किसी केस में उलझे हुए थे, उसमें से कई आज भी हैं। अब आप उन पर भी नज़र डालें
जब उनके एसेट्स बाहर निकले हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़ी बड़े फ्लाइट्स, प्राइवेट जेट्स और दुनिया भर की चीज़ें, कंपनी लॉस में है, डेवलपर ने वो सब कहाँ से कमाया? बस मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ कि भाई ये सोचिएगा ज़रूर, ये सब डेवलपर एक प्रकार के नहीं हैं, लेकिन मार्जिन आप बुरे वक्त का जो अच्छे वक्त का जो मार्जिन है उससे आप बुरे वक्त को संवारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। और ये चीज़ एक लॉन्गेविटी के लिए ज़रूरी है कि अगर आपको इस बिज़नेस में 50 साल 100 साल रहना है तो आपके लिए वो करना ज़रूरी है, लेकिन शायद हर डेवलपर वो नहीं करता। तो आपके जो मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जिनका कंसर्न है कि मार्जिन इतना थिन क्यों है, थिन इसलिए है कि भाई अच्छे वक्तों के लिए भी, बुरे वक्तों के लिए आप अच्छे वक्तों में सेट असाइड कर रहे हो। और ज़रूरी नहीं कि हर शख्स एक प्राइवेट जेट या एक कोठी या मोनाको में अपना मकान ख़रीद रहा हो। अच्छे डेवलपर्स बहुत हैं, बल्कि ज़्यादा अच्छे ही हैं, लेकिन जो मार्जिन है उसको इस चीज़ का तसव्वुर साथ में रखते हुए करना ज़रूरी है कि भाई ये भी चीज़ होती है। ठीक है, चलिए, मुझे समझ नहीं आया कि इतनी 1 घंटा बीत गया है पूरी बातचीत पे। अफोर्डेबल हाउसिंग से ये पूरी बातचीत शुरू हुई थी और हालांकि मेरे हिसाब से अभी ये ख़त्म नहीं हुई है। शायद इसका एपिसोड 2 भी हमें लेके आना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम सॉल्यूशंस पे तो गए नहीं, हमने दिक्कतें सारी बातचीत कर ली, प्रॉब्लम्स ने। हाँ जी, ये इसी चीज़ पर हमारा जो नेरेटको के इवेंट में अफोर्डेबल हाउसिंग पे सेक्शन हुआ था, उसमें हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं उनका यही कहना था कि 2 दिन के प्रोग्राम में अफोर्डेबल हाउसिंग को आधा घंटा दिया गया, जिसको कम से कम 2 दिन का इवेंट होना चाहिए था सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग डिस्कस करने के लिए। सीरियसनेस की कमी है, उसे बरकरार रखना ज़रूरी है। नहीं तो आज